नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। पाकिस्तान एक ऐसा देश बनता जा रहा है जिससे हर तरफ नाराजगी है। पूरब के पड़ोसी भारत के साथ तो शुरुआत से ही रिश्ते तल्ख रहे हैं। उत्तर पश्चिम के पड़ोसी अफगानिस्तान पिछले कुछ वर्षों से खुलकर पाकिस्तान पर आतंकवाद को शह देने का आरोप लगाता रहा है। ईरान के साथ रिश्ते अब तक ठीक ठाक नजर आ रहे थे, लेकिन बीते कुछ वर्षों से ईरान ने भी तल्ख तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में हुए एक आतंकवादी हमले के बाद तो ईरान ने दो टूक धमकी दी है कि पाकिस्तान अगर आतंकवादी समूहों पर लगाम नहीं कसता है तो ईरान सीमा पार करके कार्रवाई करेगा। असल में पाकिस्तान के सामने मुश्किल क्या है? क्यों चौतरफा नाराजगी के बावजूद वो ठोस कार्रवाई नहीं करता? विशेष में हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बताएंगे कि खुद पाकिस्तान भी आतंकवाद से कितना पीड़ित है और इसके बावजूद अगर आतंकवाद पर ठोस नीति वो नहीं बना रहा है तो उसकी वजह क्या हो सकती है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। ईरान पाकिस्तान सीमा पर 10 ईरानी सीमा रक्षकों की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान ने पाकिस्तान से कहा है कि या तो वो आतंकवाद से निपटे वरना वो सीमा पर घुसकर कार्रवाई करेंगे। ईरान का आरोप है कि जैश अल अदल समेत कई आतंकी संगठन पाकिस्तानी ज़मीन का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ हमले कर रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने ईरानी राजनयिक को तलब कर सफाई मांगी है। ईरान ने पाकिस्तान से कहा है कि वो अपनी जमीन पर पल रहे आतंकवादियों को खत्म करे। ईरानी सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने कहा कि दुश्मन अपनी नाकामी छिपाने के लिए आतंकियों के जरिए ईरान सीमा और हितों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान सरकार अगर आतंकवादियों से नहीं निपटती है तो ईरान पाकिस्तान सीमा पार कर खुद आतंकियों की पनाहगाह खत्म कर देगा। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी के मुताबिक पाकिस्तान का सीमांत इलाका दुर्भाग्य से सऊदी अरब से लाए गए आतंकियों के लिए प्रशिक्षण स्थल और पनाहगाह बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि ये तरीका कायर चोरों और डाकुओं का है और इससे दुश्मनों को सिर्फ बदनामी मिलेगी। हाल ही में ईरान के 10 सीमा रक्षकों की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। ईरान का आरोप है कि उसके सीमा रक्षकों को पाकिस्तानी सीमा के अंदर से गोली मारी गई। इसके बाद ईरान ने पाकिस्तान को सीमा सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए कहा। बिगड़ते हालात के बीच ईरान के गृह मंत्री अब्दुल रजा रहमानी ने कहा, पाकिस्तान आतंकियों को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए। Pakistan must accept its legal role and responsibility with regards to protecting its borders from terrorists. And as a neighbor, Iran spares no effort to help the Pakistani government in achieving such a goal. इस बीच ईरानी विदेश मंत्री जवाद जरीफ पाकिस्तान पहुंचे। इस दौरान जरीफ की मुलाकात पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, गृह मंत्री निसार अली खान और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से हुई। जरीफ ने पाकिस्तान से सीमा सुरक्षा बढ़ाने और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात दोहराई। ईरान ने आतंकवाद से निपटने के लिए हर संभव मदद देने की भी पेशकश की। In all of the meetings, the Pakistani party condemned the attacks. But more importantly, we have reached an agreement on a series of practical steps. One of our concerns has always been the fact that all costs of securing the borders has been on Iran's shoulder. We have called on our Pakistani brothers. बढ़ते दबाव के बीच पाकिस्तान ने ईरान को भरोसा दिलाया है कि वो इस तरह के आतंकी हमले रोकने की कोशिश करेगा। हालांकि पाकिस्तान ने किसी आतंकी संगठन को पनाह देने की बात से साफ इनकार किया। हमले की धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान ने कहा कि दोनों देश मिलकर विवाद का हल निकाल लेंगे। As I mentioned to my brother, His Excellency the Foreign Minister, it's a case of two countries with one soul. There are too many common bonds. Yes, there are a few irritants. We have decided
to work on a fast-track basis to remove the irritants and send a message to the world that Pakistan and Iran are two countries with one soul. ईरान के सीस्तान बलूचिस्तान प्रांत की सीमा पाकिस्तान से लगती है। दोनों देशों की करीब 700 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। ईरान आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तानी सीमा में सिर्फ आतंकवादी नहीं बल्कि ड्रग तस्कर भी सक्रिय हैं। इससे निपटने के लिए ईरान पाकिस्तानी सीमा पर 3 फीट मोटी और करीब 10 फीट ऊंची दीवार भी बना रहा है। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। ईरान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते काफ़ी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। दोनों पड़ोसी देशों के बीच आतंकवाद के अलावा मध्य पूर्व की राजनीति को लेकर भी अक्सर खींचतान होती रही है। पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। ईरान पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह देने और अपने यहाँ सुन्नी चरमपंथ को हवा देने का आरोप लगाता रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक और सामरिक रिश्ते हैं, लेकिन व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर दोनों देशों में अक्सर विवाद होता रहा है। हालांकि ईरान पाकिस्तान की करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा पर कोई युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन घुसपैठ, तस्करी और आतंकवाद को लेकर सीमा पर तनाव होता रहा है। जब से नवाज शरीफ हुकूमत में आए हैं, ईरान के साथ पाकिस्तान के संबंध कुछ खराब से ही रहे हैं। अगर आप देखें तो ईरान पाकिस्तान जो पाइपलाइन बननी थी, उसमें ईरान अपनी तरफ की पूरी पाइपलाइन बना चुका है। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद न पाकिस्तान ने उस पाइपलाइन पे कोई कार्य शुरू किया है, न करने का कुछ इरादा दिखता है। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार पाकिस्तान को इस पर फाइन देना था, पाकिस्तान वो भी पे करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो बदलता हुआ नज़रिया है और जिस तरीके से पाकिस्तान के सैनिक आज सऊदी अरब में नियुक्त हैं, उसके मद्देनज़र ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध हैं उसमें काफ़ी बड़ी एक दरार सी पड़ चुकी है। ईरान में सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में अक्सर आतंकी घटनाएं होती रही हैं। इसके अलावा ईरान के कई बड़े फौजी अफसर और परमाणु वैज्ञानिक आतंकियों का निशाना बने हैं। इन हमलों के लिए जुनैदुल्लाह, हरकतुल अंसार, जैशुल अदल और अंसार अल फुरकान जैसे चरमपंथी संगठनों को जिम्मेदार माना गया। ईरान का आरोप है कि ये संगठन सऊदी अरब की मदद से पाकिस्तान में ट्रेनिंग पाते हैं। इनका कहना है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के अलावा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इन आतंकियों की मदद करते हैं। ये जो जिस ग्रुप के बात हो रही है, जैशे अदल, वो कहा जाता है कि वो भी सिपाही साहिबा का ही एक ऑफशूट है। तो इसलिए सिपाही साहिबा के ऊपर काफ़ी एक्यूजेशंस हैं कि कई सारे शिया श्राइन्स जो हैं, जो बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे या सिंध पे, वहाँ पर जो बहुत ही हमले हुए हैं, वो सिपाही साहिबा के ऑफशूट्स और सिपाही साहिबा के टेररिस्ट के उन्होंने किए हैं। ईरान की पाकिस्तान को सीमा पार स्ट्राइक करने की धमकी खोखली नहीं है। जुलाई 2016 में भी सीमा पर तैनात 4 ईरान सैनिकों की हत्या कर दी गई थी। अक्टूबर 2015 में भी ईरानी सेना ने पाकिस्तानी सीमा पर मोर्टार बरसाए। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। 2014 में 5 ईरानी सैनिकों के अपहरण के बाद ईरान ने पाकिस्तान पर हमला करने की धमकी दी थी। तब ईरानी दबाव में पाकिस्तान ने 4 सैनिकों को रिहा किया था, जबकि 1 की लाश आतंकियों ने दी थी। 2014 में ही आतंकियों का पीछा करते हुए 30 ईरानी सैनिक पाकिस्तानी सीमा के अंदर घुस आए थे। इसके खिलाफ पाकिस्तान ने राजनयिक शिकायत दर्ज कराई। और उससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं और पहले भी ईरान और पाकिस्तान के पीछे झड़पें हो चुकी हैं। ईरान की सेना एक बार पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाके भी आतंकवादियों पे हमला कर चुकी है, जिसे हम सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। उस तरीके की चीज़ पहले भी ईरान कर चुकी है। बहरीन, यमन और सीरिया में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर भी दोनों देशों के रिश्तों में खटास आती रही है। हालांकि पाकिस्तान यमन के खिलाफ बने सऊदी अरब के सैन्य मोर्चे का हिस्सा नहीं है, लेकिन सऊदी अरब में उसके सैन्य सलाहकार तैनात हैं। पूर्व सेना प्रमुख रहील शरीफ सऊदी अरब के नेतृत्व वाले 39 सदस्यीय सैन्य मोर्चे की कमान संभाल रहे हैं। बहरीन में आधे से ज्यादा सुरक्षाकर्मी पाकिस्तानी हैं। ईरान का आरोप है कि सीरिया और इराक में पाकिस्तानी आतंकी मौजूद हैं। इसके अलावा तालिबान और अफगान मुजाहिदीन को पाकिस्तान की मदद के मुद्दे पर भी ईरान ऐतराज जताता रहा है।
मोहम्मद फातिह टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। ये कोई पहला वाकया नहीं है जब किसी मुल्क ने पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाई हो। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान पर यह आरोप लग चुके हैं कि वो आतंकवादी समूहों का आरामगाह बन गया है। पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित किया जा चुका है, लेकिन इनकी गतिविधियां आज भी चालू हैं। आतंक के खिलाफ पाकिस्तान की लापरवाही का मामला दुनिया भर में तूल पकड़ता जा रहा है। हाल ही में दुनिया के 2 बड़े मुल्कों की संसद में एक विधेयक पेश हुआ जिसमें पाकिस्तान को आतंकवाद को संरक्षण देने वाला देश घोषित करने की मांग की गई। 9 मार्च को अमेरिकी कांग्रेस में टेड पॉय ने पाकिस्तान स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म एक्ट विधेयक पेश किया। इससे चंद महीने पहले 18 नवंबर 2016 को राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने संसद के ऊपरी सदन में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। द डिक्लेरेशन ऑफ कंट्रीज एज स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म बिल 2016 के जरिए चंद्रशेखर ने मांग की कि पाकिस्तान को भारत आतंकवाद को शह देने वाला देश घोषित करे। राज्यसभा में चर्चा के बाद सांसदों ने चंद्रशेखर की बातों से सहमति तो जताई, लेकिन 10 मार्च 2017 को राजीव चंद्रशेखर ने बिल वापस ले लिया। दुनिया में ऐसे देशों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जो पाकिस्तान पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। जहाँ तक सुरक्षा नीति का सवाल है, उसका जो अल्टीमेट डिसीजन है वो फौज ही लेती है। और पाकिस्तान की जो एक विचारधारा जिसको इन्होंने प्रमोट किया है, उसके अंतर्गत इन्होंने इस तरीके की एक विचारधारा स्थापित कर दी है जहाँ कट्टरपंथी विचार जो है अपने आप पलते पोसते हैं और जनता के अंदर इस तरीके की विचारधारा के लोग समर्थक हो गए हैं। और इसी कारण हम देखते हैं कि जो कट्टरपंथी संगठन है उनको एक स्वाभाविक रूप से एक सहयोग मिलता है जनता का भी। और अमेरिका ने बीते साल पाकिस्तान से कहा था कि वो हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठता देख अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली $30 करोड़ की मदद पर रोक लगा दी। ये पैसा अफगानिस्तान में पाकिस्तान सेना की तरफ से अमेरिकी अभियानों के सहयोग के एवज में दिया जा रहा था। अमेरिका ने 2015 में पाकिस्तान के लिए $1 अरब की मदद का प्रावधान किया था, लेकिन शर्त ये रखी गई कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेगा। इस कार्रवाई का सबूत अमेरिकी रक्षा मंत्री को अमेरिकी संसद में पेश करना होता था, लेकिन जब रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर कांग्रेस में ये सबूत पेश करने में नाकाम रहे तो अमेरिका ने $30 करोड़ की कटौती कर दी। पेंटागन ने इसके बाद कहा कि पाकिस्तान खूंखार आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कदम उठाने में नाकाम रहा है। 2002 के बाद अमेरिका पाकिस्तान को $1400 करोड़ की आर्थिक मदद दे चुका है। एक चीज़ तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर सेक्टेरियन ग्रुप्स, ये सांप्रदायिक ग्रुप, हार्ड कोर एक कट्टरपंथी सुन्नी ग्रुप जो हैं वो बहुत आ गए हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा जो सुन्नी ग्रुप है, जो एंटी शिया, एक तरह से एंटी शिया ग्रुप है, वो था सिपाही साहिबा। सिपाही साहिबा को इलीगल, उनको गैर कानूनी करार दे दिया गया, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसा हम जानते हैं, जैसे लश्कर तोयबा को जब गैर कानूनी बनाया गया तो वो जमात उद दावा की शक्ल में दोबारा से पैदा हो गया, तो हाफिज सईद को तो कोई रोक नहीं पाया। आपको बता दें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा का कबायली इलाका हक्कानी नेटवर्क का गढ़ माना जाता है। माना जाता है कि 2014 में अमेरिकी ड्रोन हमले में इसके सरगना जलालुद्दीन हक्कानी की मौत हो चुकी है, लेकिन उसका बेटा सिराजुद्दीन हक्कानी इसका नेतृत्व कर रहा है। मामला सिर्फ हक्कानी नेटवर्क तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान में अलकायदा, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, सिपाही सहाबा, तालिबान और जमात उद दावा समेत कई ऐसे आतंकी समूहों की मौजूदगी है जिन पर कई मुल्कों में आतंक फैलाने का इल्जाम है। भारत और अमेरिका समेत कई देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात उठाई है कि पाकिस्तान को इन तमाम संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की दरकार है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान जो है वो एक तरह से पिवट है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का। पर जब तक अंतर्राष्ट्रीय
समुदाय को पाकिस्तान की एक तरह से आवश्यकता है, या एक तरह से, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ जब तक अफ़गानिस्तान में थे तो उनकी वो एक तरह से पाकिस्तान पे डिपेंडेंट हो गए थे, क्योंकि उनके सारा सामान वगैरह जो था वो पाकिस्तान के थ्रू आना था, तो इसलिए वो पाकिस्तान के ऊपर एक हद से ज़्यादा दबाव डालने के लिए तैयार नहीं थे। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले के बाद वॉर ऑन टेरर अभियान की शुरुआत की। उसमें पाकिस्तान को भी सहयोगी बनाया गया। इस अभियान में सहयोगी बनने से पहले अमेरिका पाकिस्तान को आधिकारिक तौर पर ऐसा मुल्क मानता था जो आतंकवाद को शह देता हो। वॉर ऑन टेरर अभियान में शरीक होने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को उस सूची से बाहर निकाल दिया। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका भी ये मानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने को लेकर गंभीर नहीं है। एक बात तो जाहिर है कि जहाँ तक पाकिस्तान की भारत नीति और अफगान नीति का सवाल है, उसका फैसला पाकिस्तान की फौज करती है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो वहाँ पे जमहूरियत होते हुए भी सिविलियन गवर्नमेंट के हक में नहीं हैं। वो मुद्दे हैं, पहले तो इंडिया पॉलिसी, दूसरा अफगान पॉलिसी, तीसरा उनके न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी। मामला सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का नहीं है, बल्कि खुद पाकिस्तान भी आतंकवाद से बुरी तरह पीड़ित रहा है। सिर्फ 2017 में अब तक पाकिस्तान में 35 छोटे बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं और कमोबेश इन तमाम हमलों के पीछे वही संगठन भागीदार रहे हैं जिन पर दुनिया उंगली उठाती रही है। सिर्फ आतंकवादी संगठन ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई खूंखार अपराधियों ने भी पाकिस्तान को आरामगाह बना रखा है। बीते साल संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने अपनी जांच में पाया कि भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रह रहा है। भारत ये दावा शुरू से करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस बात से साफ इनकार कर देता है कि दाऊद को उसने शरण दे रखी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान ऐसे अपराधियों और आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा है। भारत, अफगानिस्तान, ईरान समेत तमाम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी समूहों के हमलों से पीड़ित रहा है और आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश कई बार हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान इस दिशा में फिलहाल ठोस कार्रवाई करने को लेकर गंभीर नहीं दिख रहा। मोहम्मद फातिह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान लगातार ये दावा करता रहा है कि वो पड़ोसी मुल्कों के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहता है, लेकिन एक के बाद एक सारे पड़ोसियों की शिकायतों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। भारत के साथ तो पाकिस्तान के तल्ख रिश्तों का लंबा अतीत रहा है, लेकिन अफगानिस्तान, ईरान और दूसरे पड़ोसी देश भी अब पाकिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इन सारे मुल्कों का मानना है कि पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल उनके देश में आतंक फैलाने के लिए हो रहा है। ये तस्वीरें 3 अलग अलग मुल्कों की हैं, अफगानिस्तान, भारत और ईरान। लेकिन हमलावर जहां से आए वो एक ही जगह से है, पाकिस्तान। भारत तो दशकों से पाकिस्तान पर आतंक परस्ती का आरोप लगाता रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से से सटे देशों ने भी उस पर ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है। बीते 3 सालों से अफगानिस्तान और ईरान ने काफ़ी मुखर होकर पाकिस्तान पर यह आरोप लगाया कि वो सीमा पार आतंकवाद को शह दे रहा है। पाकिस्तान के सभी पड़ोसी राष्ट्र उसके खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। अगर आप देखें, कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान के साथ उनकी सीमा पर झड़प हुई, अब ईरान के साथ हो रही है, भारत के साथ तो रोज चलती रहती है। तो दुनिया ये मान रही है, लेकिन क्या है कि ये आशा करना कि दुनिया के अन्य राष्ट्र आपकी लड़ाई लड़ेंगे थोड़ा मुश्किल है। और कुछ समय तक पाकिस्तान की जो भौगोलिक स्थिति थी उसका उसने फ़ायदा उठाया, चूँकि वो एक ऐसे स्थिति पे था जहाँ अफ़गानिस्तान या मध्य एशिया में जाने के लिए या कोई कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान की मदद आवश्यक थी। पाकिस्तान और भारत के बीच 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा है। लाइन ऑफ कंट्रोल भी शामिल है। वहीं ईरान के साथ पाकिस्तान की 909 किलोमीटर लंबी सीमा है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। पाक अधिकृत कश्मीर की सीमा चीन से भी मिलती है। इस तरह पाकिस्तान से सीधे संपर्क में 4 अहम मुल्क हैं। लेकिन जिस तरह कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव रहा है, उसी तरह बलूचिस्तान के मुद्दे पर ईरान और पाकिस्तान आपस में टकराते रहे हैं। हाल में ईरान ने खुलकर ये आरोप लगाया
कि पाकिस्तान उसकी जमीन पर सक्रिय आतंकियों को शह दे रहा है। जहां दोनों देशों का बॉर्डर लगता है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो बलूचिस्तान है, और ईरान का जो उसके पड़ोस का जो प्रांत है वो सिस्तान बलूचिस्तान कहलाया जाता है। तो वहाँ उस बॉर्डर से, और उस बॉर्डर के वो काफ़ी वहाँ पे पॉपुलेशन जो है उसकी तादाद कम है, तो इसलिए, और वो बॉर्डर खुला सा बॉर्डर है, तो इसलिए लोगों का आना जाना रहता है, और ये टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो दूसरी तरफ जाकर हमला आसानी से कर सकते हैं। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में अफगानिस्तान ने खुलकर पाकिस्तान पर आरोप लगाया था कि वो आतंकवादी संगठनों को लेकर नरम रवैया अपना रहा है। अफगानिस्तान ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय देशों से भी अपील की। उस सम्मेलन में भारत ने अफगानिस्तान का खुलकर समर्थन किया। दोनों देशों ने पाकिस्तान को नसीहत दी कि वो आतंकवादियों को जगह मुहैया कराना बंद करे। प्रेसिडेंट अशरफ घनी जब नियुक्त हुए, राष्ट्रपति बने, उन्होंने काफ़ी कोशिश की संबंध सुधारने की। वो एक से अधिक बार पाकिस्तान गए, वहाँ जाकर आर्मी चीफ से मिले, पर उन्होंने देखा कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और करीब 1-1.5 साल के बाद जब उन्होंने देखा कि उतना ही आतंक रहा है बल्कि बढ़ गया, तो उनको मजबूरन ये कहना पड़ा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान देयर इज अ अनडिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ वॉर। अफगानिस्तान का ये भी इल्जाम रहा है कि पाकिस्तान उनके यहाँ से आए तालिबानी आतंकियों को शरण देता है, लेकिन अब ईरान भी खुलकर सामने आ गया है। ईरान बलूचिस्तान प्रांत में दशकों से अशांति के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता रहा है, लेकिन हाल में हुए आतंकी हमलों के बाद ईरान ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। यानी पाकिस्तान ने अब पूरब और पश्चिम दोनों तरफ के पड़ोसियों की नाराजगी मोल ली है। देखिए, ईरान ने जब ये चेतावनी दी है तो उन्होंने यही कहा है कि पाकिस्तान की जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो एक नर्सरी बन गए हैं आतंकवादियों के, जहाँ पे कि सऊदी अरब द्वारा रिक्रूट किए हुए और अमेरिका के द्वारा समर्थित जो आतंकवादी हैं पनाह ले रहे हैं। तो जहाँ तक सवाल ईरान का है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद से अमेरिका, सऊदी अरब में और पाकिस्तान में जो एक विचारों में जो एकजुटता दिख रही है, वो एक चिंता का विषय है। चीन से पाकिस्तान का संबंध अच्छा रहा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि चीन दक्षिण एशिया में कूटनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार चीन भी पाकिस्तान से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर चुका है। देखिए, पाकिस्तान के रिश्ते चीन से मधुर हैं और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मद्देनज़र वो मानते हैं कि अच्छे हैं। अफगानिस्तान ईरान के साथ उनका युद्ध चल ही रहा है, जैसे मैंने बताया, सीमा पे झड़पें चलती रहती हैं। ये तो कोई बातचीत की भी बात नहीं है, यहाँ सैनिकों की जाने जाती हैं। और जहाँ तक सवाल रूस का है, रूस से उनके हद तक सुधर रहे हैं। जो अफगानिस्तान के दौर 70 के दशक और 80 के दशक में जो बिल्कुल ही ख़राब संबंध थे, उनमें अब कुछ सुधार आ रहा है। इन चारों पड़ोसियों के अलावा पाकिस्तान के आसपास बसे और मुल्कों ने भी पाकिस्तान पर कई इल्जाम लगाए हैं। पश्चिम एशिया के इन मुल्कों का साफ मानना है कि उनके यहाँ अशांति फैलाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ रहा है। इसमें सऊदी अरब और इराक भी शामिल हैं। लगभग सारे पड़ोसी देशों की तरफ से पाकिस्तान की तरफ उठ रही उंगलियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। इसे पाकिस्तान की भारी कूटनीतिक असफलता माना जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए फिलहाल नहीं लग रहा कि वो इन इल्जामों पर गंभीरता से विचार करने जा रहा है। मोहम्मद फातिह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आतंकवाद के मुद्दे पर सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पाकिस्तान के सारे पड़ोसी देश उससे परेशान हैं। भारत लंबे अरसे से कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की शरणस्थली है। आज़ादी के बाद से ही भारत आतंकियों के निशाने पर रहा है और ज़्यादातर बार आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की पुष्टि हुई है। मुझे अनुमति दीजिए और चलते चलते देखिए ये रिपोर्ट। भारत का दावा है कि दक्षिण एशिया में अशांति और आतंकवाद के लिए एक ही देश दोषी है। पाकिस्तान में न सिर्फ आतंकवादियों को ट्रेनिंग और हथियार मिलते हैं, बल्कि आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देने की सरकारी नीति है। भारत आतंकवाद के सभी स्वरूपों को खत्म करने की वकालत करता रहा है। भारत इस लड़ाई में कई देशों को साथ लाने में सफल रहा है। पाकिस्तान का जो सुरक्षा चक्र है वो ये मानता है
कि ये आतंकवादी जो घटनाएं हैं, ये जो आतंकवादी संगठन हैं, ये इसके लिए एक स्ट्रेटजिक एसेट है, एक सामरिक महत्व की चीज़ें हैं और पाकिस्तान को लगता है कि इनसे उसको फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है और इसलिए जो छोटे मोटे नुकसान होते रहते हैं जो आम नागरिकों के हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान की जो सुरक्षा सेनाएं हैं वो इस तरीके के संगठनों को पालती पोसती रही हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान ने 2015 और 16 में सीमा पर रोज सीज फायर का उल्लंघन किया। हाल के दिनों में भारत लगातार पाकिस्तानी आतंकियों के निशाने पर रहा। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही 2012 से 2016 के दौरान 1442 आतंकी घटनाएं हुईं। इन हमलों में 236 जवान और 90 नागरिकों की मौत हुई। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उड़ी में सेना मुख्यालय पर हमले के बाद से हर हफ्ते एक आतंकी हमला जरूर हुआ है। भारत इन हमलों में पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत कई बार अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को सौंप चुका है। पाकिस्तान ने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं ऐसा देखूं कि जो आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर हमला कर रहे हैं वो तो बुरे हैं, पर जो आतंकवादी को मैं इस्तेमाल कर सकता हूं भारत के खिलाफ हमला करने के लिए, वो ठीक है। तो जब तक आप ऐसे करते रहेंगे तब तक वो आपकी पॉलिसी जो है वो एक तरह से कंफ्यूज्ड रहेगी, क्योंकि आतंकवादी जो है उसका धर्म आतंकवाद है। हाल के दिनों में पाकिस्तान की साख दुनिया भर में कम हुई है। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को आतंकवाद का पोषक देश कहा। बांग्लादेश पाकिस्तान को चरमपंथियों से दूर रहने की नसीहत दे चुका है। इतना ही नहीं, अमेरिकी संसद में तो पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने के लिए एक बिल भी पेश किया जा चुका है। मोहम्मद फातिह टीपू के साथ ज़ैगम मुर्तज़ा, राज्यसभा टीवी।